स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत और आज जीओसी में हम मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जीओसी कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई आपको नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल सॉल्व करके आना है। तो उम्मीद करते हैं आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया होगा। तो आज कोई काम नहीं है, केवल हमें मॉड्यूल डिस्कस करना है, ठीक है। और मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वो मैं यहाँ पर क्लास में डिस्कस करवाने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, आपके डाउट बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखना ज़रा, सबसे पहले तो स्टेज फर्स्ट में कल हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले है भाई अपने पास स्टेज फर्स्ट। तो आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 हम देखने जा रहे हैं। ये बोल रहा है कि इस संरचना में तारांकित कार्बन परमाणुओं का युग्म समान तल में नहीं है, ठीक है। यानी जिस कार्बन पर स्टार लगाया हुआ है वो समान तल में नहीं है। तो देखो ज़रा, ऑप्शन नंबर 1 आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, पहले तो क्वेश्चन का अर्थ समझो, फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। एच, जैसे पहला ऑप्शन है ना, इन दो कार्बन को इसने स्टार मार्क किया है, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है कि भाई ये जो जिन पर स्टार मार्क किया है ना, ये दोनों कार्बन एक ही तल में होने चाहिए, समान तल में होनी चाहिए। तो आपको इनमें से वो संरचना सिलेक्ट करनी है जिनमें स्टार मार्क किया हुआ कार्बन समान तल में नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो हमेशा एक ही तल में रहेगा, डबल बॉन्ड के तल में रहेगा। भाई देखो ज़रा, इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी कार्बन है, डायरेक्टली जुड़े हुए जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे समान तल में, ठीक है। यानी इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये तीनों के तीनों कार्बन जो है वो एक ही तल में है, डबल बॉन्ड के तल में ही है। क्लियर है बात। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन भी, ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन भी एक ही तल में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3C और ये CH3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है, ये दोनों कार्बन भी एक ही तल में है, ठीक है ना। तो ध्यान से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन एक ही तल में होते हैं। फिर देखना ज़रा, तो इस पर तो ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपको ये दे रखा है, CH3 इस पर स्टार लगा है, इस पर भाई देखो ज़रा, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, दोनों समान तल में है। तीसरा वाला देखो ज़रा, भाई देखो ये बेंजीन रिंग बनाई है, तो बेंजीन रिंग को मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ। भाई देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एक ही तल में होते हैं, ये दोनों भी समान तल में। चौथे वाले में देखना, ये है भाई, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये और ये दोनों समान तल में नहीं है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 20। फिर इसके बाद में मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोल रहा है कि भाई 3-4 समूह दिए हैं कि सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा यदि ये बेंजीन रिंग या किसी असंतृप्त समूह से जुड़े हो। तो भाई ये जो समूह आपको दिए हैं, जैसे पहला समूह दिया है CH3 थ्राइज और ये C, ये समूह दिया है, इसको बेंजीन रिंग पर जोड़ जोड़ के देख लो। जो भी समूह दिए हैं जहाँ पर वैलेंसी खाली है ना, इसको बेंजीन रिंग से जोड़ दो तो इस कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है। एक तो ये वाला समूह हो गया। फिर इसके बाद में जो है वो एक अपने पास ये वाला समूह हो जाएगा भाई, जो इसने दे रखा है CH और ये CH3 और ये CH3। एक इसने ये वाला दे रखा है, ठीक है, CH2 और ये CH3, ये 3 समूह इसने दे रखे हैं। अब सक्रियता बेंजीन रिंग पर आपको ऑर्डर पूछा है, तो भैया इस केस में आपको एक तरीके से जो प्लस H है ना उसका क्रम पूछा है। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा इस समूह का हो जाएगी सक्रियता, फिर इस समूह की सक्रियता हो जाएगी और सबसे कम इस समूह की सक्रियता हो जाएगी। यह था क्वेश्चन नंबर 22। फिर क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है 23, ये आपको बोल रहा है कि प्रतिस्थापी समूह के सिग्मा बंधों एवं पड़ोसी पाई कक्षक के बीच कक्षक की अंतरक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापी समूह के सिग्मा बंध, भाई देखना, ठीक है, और पड़ोसी पाई कक्षक के बीच, भाई कंडीशन कुछ ऐसी है
इसका सिग्मा बंध और इसका पाई कक्षक, इन दोनों के बीच अंतर क्रिया को क्या बोलेंगे भैया? अतिसंयुग्मन बोलेंगे, ठीक है ना। अतिसंयुग्मन की ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में भाई क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 25 वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें जो पॉइंट्स है उनमें से कुछ पॉइंट आपको याद ही रखने पड़ेंगे, कौन सा कथन सही नहीं है। तो बोल रहा है कि प्रोपीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.49 एंगस्ट्रॉम। भाई प्रोपीन, ये प्रोपीन है ना, यहाँ पर कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.49 और एथेन, ये एथेन, यहाँ कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम से कुछ कम होती है, जिसका कारण अतिसंयुग्मन है। बिल्कुल भाई, यहाँ अतिसंयुग्मन होगा और अतिसंयुग्मन में से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के गुण आते हैं, ये हमें पता है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, इससे छोटा होगा। ये अगर 1.54 है तो ये 1.54 से कम ही होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, निम्न कार्ब ऋणायनों के स्थायित्व का घटता क्रम, 4 कार्ब ऋणायन दिए हैं आपको, कौन कौन से है भाई? ये है, एक तो दिया है CH3 और इसका होल थ्राइज C-, एक दिया है CH3 2 और CH-, एक आपको दिया है CH3 CH2-, एक दिया है C6H5 और ये CH2-। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई? ये वाला होगा, ठीक है, अनुनाद वाला है। तो चौथा वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? इसके बाद में हो जाएगा भाई ये थर्ड वाला, फिर हो जाएगा सेकंड वाला, फिर सबसे कम स्टेबल ये वाला हो जाएगा, क्योंकि कार्ब ऋणायन में +I जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो सही ऑर्डर है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है, निम्न एल्कीनों के स्थायित्व का क्रम 1 ब्यूटीन समपक्ष 2 ब्यूटीन विपक्ष 2 ब्यूटीन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? विपक्ष 2 ब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आ जाएगा समपक्ष 2 ब्यूटीन और सबसे कम 1 ब्यूटीन। तो ये वाला ऑर्डर आएगा, जो कि इसने उल्टा दे रखा है। इसका मतलब थर्ड वाला गलत है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। चौथा, एलिल क्लोराइड SN1 अभिक्रिया देते हैं। तो भाई SN1 अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो फोर्थ ऑप्शन स्किप कर दो, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में अपना आंसर आ चुका है। फोर्थ ऑप्शन अभी आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखें, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आपको ये बोल रहा है, निम्न में से प्रबलतम क्षार है, सबसे बढ़िया क्षार कौन सा है? जो सबसे जल्दी लोन पेयर देगा वो प्रबलतम क्षार होगा। पहला ऑप्शन एनिलीन। तो भैया एनिलीन तो हम इसको बोलते हैं, इसका लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है। दूसरा पायरोल, भाई इस कंपाउंड को हम पायरोल बोलते हैं, इसका लोन पेयर एरोमेटिकता में जा रहा है। तीसरा ऑप्शन जो है वो एमाइड है, RCONH2, भाई इसका लोन पेयर भी अनुनाद में जा रहा है। और फिर अगला ऑप्शन है ट्राई मिथाइल एमीन, ये है भाई ट्राई मिथाइल एमीन, इसका जो लोन पेयर है वो अनुनाद में नहीं जा रहा है। तो सबसे बढ़िया क्षार कौन सा होगा? ये वाला ही होगा। क्षारीय सामर्थ्य आपको चेक करनी आती है, वो जो एक जनरल ऑर्डर लिखाया था उसके आधार पर चेक करना है। फिर इसके बाद मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29। तो देखें क्वेश्चन नंबर 29, आपको ये बोल रखा है कि निम्न में से किसमें प्रेरणिक, मिजोमेरिक व अतिसंयुग्मन तीनों प्रभाव उपस्थित है। तो तीनों प्रभाव उपस्थित होने चाहिए। CH3Cl, भाई इसमें अनुनाद नहीं है। मिजोमेरिक प्रभाव कहाँ होगा? जहाँ अनुनाद होगा, इसमें अनुनाद नहीं है, पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा वाले में भी अनुनाद नहीं है, ठीक है ना, दूसरे में भी अनुनाद नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले ऑप्शन में भाई अनुनाद है। देखो ज़रा ध्यान से कैसे आया अनुनाद, भाई कुछ इस तरीके से देखो कि डबल सिंगल डबल अनुनाद है। भाई इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके सापेक्ष ये अल्फा कार्बन भी, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें अतिसंयुग्मन भी है। फिर ध्यान से देखना जरा कि भाई ये संयुग्मित तंत्र और संयुग्मित तंत्र से जुड़े हुए परमाणु के बीच परमाणु पर मल्टीपल बॉन्ड है, और भाई इसके अगले वाले की विद्युतीयता ज़्यादा, प्रभाव -M, तो इसका M प्रभाव भी है, इसका H प्रभाव भी है, और डबल सिंगल डबल अनुनाद भी आ गया, और I प्रभाव भी है। भाई CO ग्रुप का जो प्रभाव है वो कैसा होता है? -I होता है। CO ग्रुप का प्रभाव -I होता है। तो इसमें तीनों है, तो थर्ड ऑप्शन जो है ना, इसमें तीनों प्रभाव। मैं ले रहा हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखना कि निम्न के क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम क्या है। भाई आपको 3-4 कंपाउंड दे रखे हैं, एक्चुअल में ये कंपाउंड एनिलीन है,
प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य है। ऐसे खूब एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, तो उनमें ही जितने भी समूह जोड़ रखे हैं, ये सारे के सारे समूह कौन सी पोजीशन पर जोड़ रखे हैं ये देख लो ज़रा आप। क्लोरीन पैरा पर जुड़ा है, NO2 भी पैरा पर जुड़ा है, और फिर OCH3 भी पैरा पर जुड़ा है, फिर CH3 भी पैरा पर जुड़ा है। तो मैंने आपको ये बताया है कि भाई प्लस वाले प्रभाव आएंगे तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी, माइनस वाले प्रभाव आएंगे तो घटेगी। तो इसका प्रभाव है +M, इसका प्रभाव है +H, इसका प्रभाव है -M, और इसका प्रभाव है -I। ठीक है ना। हेलोजन का +M भी होता है, -I भी होता है। याद रखना, हेलोजन के केस में हम +M से ज़्यादा प्रायिकता -I को देते हैं। ठीक है ना। हेलोजन के केस में +M भी होता है भाई इसका प्रभाव, क्योंकि संयुग्मी तंत्र से जुड़े हुए परमाणु पर लोन पेयर है, तो इसका +M भी होता है। मैंने आपको बताया MHI का क्रम जो है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले M को, फिर H को, फिर I को। लेकिन हेलोजन, केवल हेलोजन के केस में आपको पहले किसको चेक करना है, I को चेक करना होता है, इसका -I होता है। ठीक है, तो ये अपने पास ऑर्डर हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय सामर्थ्य किसकी हो जाएगी, सेकंड की, फिर किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की, फिर किसकी हो जाएगी, फोर्थ की, फिर किसकी हो जाएगी, थर्ड की। ये अपने पास क्रम आएगा भाई किसका, क्षारीय सामर्थ्य का। ठीक है ना। तो भाई चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। अच्छा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने डिक्रीजिंग लिखा, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फिर मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33। ये भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है भाई। 33 का भी 4 कंपाउंड दिए, बोला है कि भाई क्षारकता का क्रम याद करो। मैंने आपको जो जनरल ऑर्डर बताया था ना क्षारीय सामर्थ्य का, बिल्कुल वही ऑर्डर आपको काम में लेना है। एक तो ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। ठीक है, क्षारकता का क्रम पूछा है तो देखा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बढ़िया क्षार कौन सा होगा भाई, इसका तो लोन पेयर एरोमेटिकता में जा रहा है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है वो -I लग रहा है, इसका लोन पेयर जो है वो ये sp2 संक्रित होगा, और ये वाला जो है वो अपने पास +I प्रभाव लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट हो जाएगा। फिर कौन सा चेक करते हैं भाई, I प्रभाव वाला चेक करते हैं, तो I प्रभाव के अकॉर्डिंग थर्ड हो जाएगा, फिर सेकंड, और चौथा वाला सबसे कम। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, तो बिल्कुल आ रहा है, चौथा ऑप्शन आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन होगा। किया है अपने एग्जाम्पल पहले कॉपी में कर चुके हैं ना। फिर मैं ले रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 36। तो देखें क्वेश्चन नंबर 36 आपको बोल रहा है कि 3 कंपाउंड दिए हैं H3O+, H2O और OH- में क्षारीय प्रकृति का क्रम, कि कौन सा बढ़िया क्षार है, कौन सा घटिया क्षार है। तो भाई अगर क्षारीय प्रकृति का क्रम देखें ना, तो क्षार क्या होता है, जो लोन पेयर दे सके। अब भाई लोन पेयर देने के लिए लोन पेयर होना भी चाहिए खुद के पास भी। तो H2O+ देखो, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो मरे ही लोन पेयर नहीं देगा, है ना। ये वाले दोनों लोन पेयर दे सकते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये वाला उदासीन है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, नेगेटिव चार्ज वाला जो होता है ना, उसकी क्षारीय सामर्थ्य उदासीन वाले से हमेशा ज़्यादा होती है। तो भाई इसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होगी, फिर H2 आ जाएगा, फिर सबसे कम कौन सा आ जाएगा, H3O+ आ जाएगा। ये ऑप्शन, ये आंसर रहेगा अपना। ठीक है, इसके बाद में भाई मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर है 47। देखे क्वेश्चन नंबर 47 जो है, ये आपको ये बोल रहा है कि 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन का स्थायित्व 2-ब्यूटीन से अधिक है। भाई 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन, तो पहले तो ये समझ लो कि ये कंपाउंड होता क्या है। ये होता है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन और स्थायित्व 2-ब्यूटीन से अधिक है। इसको कैसे समझाएं भाई, एल्कीन का स्थायित्व चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। ये अल्फा, ये अल्फा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अल्फा 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 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा स्थायी है। तो अति संयुग्मन से हम इसको समझा सकते हैं। ठीक है ना, तो अति संयुग्मन से इसको समझा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 47। फिर है क्वेश्चन नंबर 48। 48 का बोल रहा है कि नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, एनिलीन और फिनॉल में प्रबलतम क्षारीय व्यवहार अम्लीय फिनॉल माध्यम में किसका होगा। भाई देखें, एक तो है नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन, एक है भाई बेंजीन, एक है भाई एनिलीन, और एक है भाई अपने पास कौन है, फिनॉल। ठीक है, सबसे बढ़िया क्षार कौन सा होगा ये पूछा है।
कुछ नहीं है, लोन पेयर देने की क्षमता क्षारीय सामर्थ्य होती है। जो इनमें से आसानी से लोन पेयर देगा वो बढ़िया क्षार होगा। अब आसानी से लोन पेयर कौन सा वाला देगा ये हमें चेक करना है। तो भाई नाइट्रोबेंजीन में देखना जरा, नाइट्रोजन जो है इसके पास तो जो है वो लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से बढ़िया दाता कौन है? नाइट्रोजन बढ़िया डोनर है। क्यों? विद्युत ऋणता कम है, आसानी से लोन पेयर देगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन वाला आसानी से लोन पेयर देगा, इसलिए नाइट्रोजन यानी एनिलीन सबसे बढ़िया क्षार होगा। क्लियर है बात? इसके बाद भाई मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 49। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लगातार पहले मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सारे एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादातर एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूँ। आप कॉपी अगर पलट के देखोगे ना तो भाई उसमें आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे। समझे बात को? तो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है 49। तो देखें 49 का बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिक अम्लीय है। भाई अम्लीय सामर्थ्य की बात जब भी आती है तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया हुआ है, और वो क्या है? संयुग्मी का स्थायित्व। तो इनकी संरचना बनाओ, फिर संरचना से संयुग्मी बनाओ। सबसे पहले ब्यूटेन दे रखा है, भाई ये ब्यूटेन है। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से हटाऊँ? तो भाई कोई भी ज़्यादा विद्युतरणीय परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ से तो आसानी से निकल ही नहीं सकता। फिर भी कहीं से एक से हाइड्रोजन हटा लिया, मैंने यहाँ से हटा लिया, ये संयुग्मी बना। फिर दूसरा वाला दे रखा है 1 ब्यूटीन। तो भाई 1 ब्यूटीन ये होता है 1 ब्यूटीन, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ये वाला sp2 संकरित कार्बन है, ज़्यादा विद्युतरणीय, इससे हटेगा। फिर 1 ब्यूटाइन, तो ये होता है भाई 1 ब्यूटाइन, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ हटेगा? इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हटेगा, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा विद्युतरणीय है। फिर भाई अगला दे रखा है 2 ब्यूटीन, तो ये 2 ब्यूटीन, यहाँ पर हाइड्रोजन इस बीच वाले से हटेगा। ठीक है, अब भाई संयुग्मी सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है? थर्ड में। क्यों? ज़्यादा विद्युतरणीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्थायी होता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युतरणीय ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की विद्युतरणता ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, संयुग्मी ज़्यादा स्थायी है, सबसे ज़्यादा क्षारीय जो है वो ये वाला कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं ले रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 51। ये बोल रहा है कि निम्न अम्लों के लिए अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। भाई बहुत ही सिंपल सा काम, अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य। एक तो आपको दे रखा है PHCOOH, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, फिनाइल और यानी बेंजोइक एसिड है। एक आपको दे रखा है भाई, देखो जरा, ये आगे ऑर्थो लगा रखा है, O का मतलब ऑर्थो, फिर NO2 का मतलब नाइट्रो, और ये COH यानी ऑर्थो पर आपको NO2 लगाना। एक आपको जो है वो पैरा पर NO2 लगाना है, ये पैरा पर NO2 लगा दिया भाई मैंने, और एक आपको मेटा पर NO2 लगाना है, तो ये मेटा पर मैंने NO2 लगा दिया। ठीक, अब देखिए जरा कि भाई चेक करते हैं अम्लीय सामर्थ्य। यहाँ -M है, यहाँ -I है, और यहाँ क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो भाई सबसे ज़्यादा अम्लीय तो कौन सा होगा? ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकंड वाला मैंने बताया था, बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो वाला जो है वो आंख बंद करके सबसे ज़्यादा एसिडिक, चाहे ऑर्थो पर कुछ भी जोड़ दो। ठीक है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर अब इन दोनों में से चेक करते हैं, ये -M है तो तीसरा आ जाएगा, ये -I है चौथा आ जाएगा, और पहला वाला सबसे कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है भाई, देखो B सबसे ज़्यादा हो रहा है, फिर C, फिर D, फिर A, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट रहेगा। फिर मैं ले रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 53। देखें 53, एक कंपाउंड दे रखा है भाई, पहले बना देता हूँ। यहाँ पर तो दे रखा है NH3+, यहाँ पर भी NH3+ COOH, इसको X बोल रखा है, इसको Y बोल रखा है, इसको Z बोल रखा है। ठीक है, XYZ की अम्लीयता का सही क्रम है। सबसे ज़्यादा अम्लीयता कैसे चेक करते हैं? संयुग्मी बनाना है अपन को, इसको हटा देते हैं, ये संयुग्मी बना। ठीक है, फिर भाई अगर सेकंड में चेक करना चाहो, हर एक से संयुग्मी बना के बता देता हूँ, है ना। यहाँ से जो है वो संयुग्मी हाइड्रोजन हटा दो, NH2 बचेगा पीछे, ये COOH। ठीक है, फिर इससे बनाते हैं तो इसका संयुग्मी जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ NH2 आ जाएगा,
और यहाँ आ जाएगा COOH, यहाँ आ जाएगा भाई NH3+। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो भाई ये देखो ज़रा, ये वाला जो होगा ना X का संयुग्मी, ये अनुनाद वाला है, नेगेटिव चार्ज, और इसकी तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं बनेगी। क्लियर है बात। फिर इसके साथ ही इसका जो है वो -I प्रभाव भी लगेगा। ठीक है, तो X वाला संयुग्मी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए X वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। फिर देखना ज़रा, ये वाला देखो, इस पर COH का -I लग रहा है। ठीक है, और COH के -I के कारण ये Y वाला जो है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो -I बहुत ही कम है, दूरी ज़्यादा हो गई, -I कम हो गया, तो X के बाद में कौन सा आएगा Y, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा Z। ये अपने पास अम्लीयता का क्रम रहेगा। ठीक है, फिर भाई अपन आता है क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 का बोल रहा है किसका वियोजन स्थिरांक सबसे अधिक है। भाई वियोजन स्थिरांक कुछ नहीं है, याद करो मैंने आपको साम्य वाला चैप्टर बताया था, साम्य के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था। तो वहाँ पर जो हमने Ka या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था ना, आपको उसी के बारे में पूछ रहा है, एक तरीके से बोलना चाहता है कि किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, ये बोलना चाहता है कि कौन सा सबसे जल्दी टूटेगा, किसका वियोजन आसानी से होगा। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा आयनिक गुण होते हैं ना, वो उतनी ही जल्दी टूटता है। तो इनमें से जो लवण है, लवण जो सॉल्ट है, उसका आयनन स्थिरांक सबसे ज़्यादा होगा, टूटने की दर सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ भाई 54, चौथा है ना CH3 और NH3+, ये एक सॉल्ट है, ये बहुत ही आसानी से टूटेगा, CH3 NH3+ और Cl- में। तो इसका जो आयनन स्थिरांक है ना, वो सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है बात। फिर भाई इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 62, क्वेश्चन नंबर 62। देखो भाई 62 में बोल रहा है कि 3-4 एसिड दिए, अम्लीय सामर्थ्य को आपको क्या करना है, चेक करना है। पहला है HOCl2, दूसरा है HOCl3, तीसरा आपको दे रखा है भाई HOClO और HOCl। ठीक है, ये 3-4 एसिड दे रखे हैं। ठीक है, और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर चेक करना है, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। ठीक है भाई, ये एक्चुअल में जो है ना वो HOClO3 है। ठीक है, और कौन सा है भाई HOClO। भाई इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो सकता है ना। आप जो है वो तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो दे रखे हैं, थर्ड और फोर्थ में, उन एसिड्स को कंपेयर करो। ये मैं करके बता देता हूँ। देखो ज़रा, HOCl थर्ड ऑप्शन ले रहे हैं, HOClO, HOClO2 और भाई HOClO3, ये है। इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये देख लेते हैं। तो भाई इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, Cl ऑक्सीजन 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 और ये OH। ठीक है, एक तो ये है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है बीच में Cl। ठीक है, और एक इसके पास लोन पेयर हो गया। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो भाई देखो सबसे ज़्यादा संयुग्मी बनाते हैं तो यहाँ संयुग्मी बनेगा, ये वाला बनेगा, यहाँ संयुग्मी ये वाला बनेगा, यहाँ संयुग्मी ये वाला बनेगा, और यहाँ संयुग्मी जो है वो ये वाला बनेगा। संयुग्मी जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होगी। इसका संयुग्मी 4 तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, इसकी 3 बनेगी, इसकी 2 बनेगी और इसकी 1 भी अनुनादी संरचना नहीं बनेगी। तो जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है, तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं बनती है, हम बोलते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो ये स्टेबिलिटी का क्रम आएगा और ये क्रम आएगा किसका, अम्लीय सामर्थ्य का। क्लियर है बात। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर अपना 62। फिर 63 जो पोर्शन दे रखा है वो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये पोर्शन में मैंने आपको बहुत ही कम क्वेश्चन टिक करवाए हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये हम आगे वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मतलब 12th जब शुरू होगी तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको दोबारा वापस से बताया जाएगा, और वहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ये भी दोबारा आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को एक बार हम स्किप कर रहे हैं। फिर भी क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। तो देख रहा है ज़रा 63, आपको ये बोल रहा है केवल इलेक्ट्रोफाइल का समुच्चय है।
इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों को स्नेह करते हैं। खुद पर चार्ज पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो भाई देखो जरा, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर सकता है? जैसे पहले वाले में H3O+ दे रखा है, भाई इसके पास तो जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के पास कोई खाली कक्षक नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। H2O इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। दूसरा वाला ऑप्शन जो दे रखा है ना, NH3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। क्यों? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह नहीं है। आपको बोल रहा सारे ही इलेक्ट्रोफाइल होनी चाहिए। तीसरा वाला AlCl3, भाई ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ये अष्टक न्यून यौगिक है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है भाइतम कोश में। SO3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। बताया हुआ है कि दो अलग अलग विद्युत ऋणताओं वाले परमाणु के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। NO2+, बिल्कुल भाई ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो थर्ड वाले में सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है बात? फिर भाई मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखें। आपको ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा न तो इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही न्यूक्लियोफाइल है, दोनों ही नहीं है। तो भाई पहले वाला तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर देने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। CH3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। SO3 ये भाई अभी बताया है मैंने, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। लेकिन CH4 ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। फिर भाई मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 94 देखना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको तो मिटा रहा हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर है 94। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, एक प्राथमिक कार्बोधनायन तृतीयक से कम स्थायी है। बिल्कुल सही बात है भाई। 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होगा, कार्बोकेटायन को हिंदी में कार्बोधनायन बोलते हैं भैया, और ये 1 डिग्री है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, इसके पास कम होंगे। ये वाला ज़्यादा स्थायी होगा, प्राथमिक वाला कम स्थायी होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एक द्वितीयक प्रोपाइल कार्बोकेटायन एलाइल कार्बोकेटायन से अधिक स्थायी है। द्वितीयक प्रोपाइल भाई ये होता है सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको बोल रहा है कि भाई एलिल से अधिक स्थायी होता है, ये एलिल कार्बोकेटायन होता है। ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा? एलिल वाला होगा, अनुनाद वाला ज़्यादा स्थायी होगा। सेकंड गलत है। थर्ड वाला, एक तृतीयक मुक्त मूलक एक प्राथमिक मुक्त मूलक से ज़्यादा स्थायी है। बिल्कुल भाई, तृतीयक मुक्त मूलक 3 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल। प्राथमिक मुक्त मूलक, ये प्राथमिक मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी 3 डिग्री वाला होगा, ठीक है। फिर अगला आपको दे रखा है आइसोप्रोपिल कार्ब ऋणायन एलिल कार्ब ऋणायन से अधिक स्थायी है। भाई आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल कार्ब ऋणायन, ठीक है, ये आइसोप्रोपिल कार्ब ऋणायन एलिल से अधिक स्थायी है ना भाई। एलिल वाला जो है ना वो अनुनाद वाला है, अनुनाद वाला ही ज़्यादा स्थायी होता है। चौथा गलत है। तो कौन कौन सा गलत हो गया भाई? एक तो दूसरा गलत हो गया, एक चौथा गलत हो गया, यानी ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ भाई 97। देखें आप क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी है? 3-4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं। एक तो दे रखा भाई PHC PH PH ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन वाला, एक आपको दे रखा है 2 फिनाइल वाला, है ना, एक आपको दे रखा है केवल 1 फिनाइल वाला, और एक आपको दे रखा है ट्रोपाइलियम आयन। भाई ट्रोपाइलियम आयन तो कैसा होता है? ये एरोमेटिक होता है। तो याद करो A B C सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर बैकबॉन्डिंग, फिर CPM बताया था। तो भाई इसमें एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बात? ये था 97। 97 के बाद में मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 104। 104 देखें ज़रा, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। कार्बीन, भाई देखना ज़रा कि कार्बीन जो है ये क्या होता है।
मैंने आपको शायद बताया होगा कि कार्बिन जो है वो कार्बन पर अगर एक लोन पेयर टाइप का आ जाए तो इसको कार्बिन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक ऑड इलेक्ट्रॉन आए जैसे CH3 और एक ही इलेक्ट्रॉन तब तो मुक्त मूलक, और भाई अगर लोन पेयर टाइप आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको बोलेंगे हम कार्बिन। अब देखना जरा, 2 2 4 और 2 6, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अष्टक बोलते हैं, ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, षष्टक। तो एक तो इसका षष्टक है, और भाई ये बाईवेलेंट है, द्विसंयोजी है, क्योंकि 2 संयोजकता है ना, तो द्विसंयोजी है। तो ये एक तो षष्टक है, एक द्विसंयोजी, यानी ए का सुमेलित क्या हो गया, बी, ठीक है ना। जो इधर है सूची फर्स्ट में ए का सुमेलित सूची फर्स्ट के बी के साथ मैच कर रहा है। कार्बोकेटाइन, तो भाई कार्बोकेटाइन जो है वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन होता है। भाई इसमें भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन होने के साथ संयोजकता कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन त्रिसंयोजी, यानी सूची 1 का बी और सूची 2 का डी, ये दोनों मैच कर रहे हैं। मुक्त मूलक, भाई मुक्त मूलक जो है वो 7 संयोजी, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका सप्तक पूरा होता है, सप्तक, ठीक है। और त्रिसंयोजी होता है, 3 संयोजकता दिख रही है, तो सूची 1 का सी और सूची 2 का सी, ये दोनों सुमिलित है। फिर जो बचा है कार्बोरेनाइन वो बच गया, डी वाला एक के साथ सुमिलित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 104। अब भाई इसमें 107, 108 और 109 ये क्वेश्चन एक बार आपको नहीं कर, इनके बारे में हम नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 107, 108 और 109 ये क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। अब आते हैं भाई स्टेज सेकंड की तरफ। हाँ तो देखो स्टेज सेकंड, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है कि सबसे अधिक सुगमता से विषमांश विदलन वाला बंध है, ठीक है। तो भाई विषमांश विदलन जो है वो क्या होता है कि अगर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु लेके चला जाए तो उसको हम विषमांश विदलन बोलते हैं। तो जहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज़्यादा होगा, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में है, तो यहाँ पर विषमांश विदलन सबसे आसानी से होगा। ऑक्सीजन वाला जो है वो बंध के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे आसानी से विषमांश विदलन प्रदर्शित करेगा। विषमांश विदलन बोल दो या विषमांश विखंडन बोल दो, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्रबलतम हाइड्रोजन बंध है, मतलब कौन से यौगिक में प्रबलतम हाइड्रोजन। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, यहाँ आपको इसको डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि भाई जो RCOOH होगा ना, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी, डिटेल में आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल रहा है जल में अधिक विलयशील कार्बनिक यौगिक। भाई होता क्या है कि जल में जो विलयशील होते हैं HOH, है ना, तो जो विलयशील होते हैं वो एक्चुअल में इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और अगर जल में विलयशील है तो वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो सकता है, ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ये वाटर के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इसलिए ये जल में विलय हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टेज सेकंड। पर क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखना, ये आपको बोल रहा है कि निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। तो भाई एल्केन जो होते हैं जैसे कि CH4, मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं, एल्केन अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं एल्केन, ठीक है ना, यानी इनका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, 0 होता है। एल्केन का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है भाई, ठीक है। CH4 हो गया, कोई भी एल्केन हो गया, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। फिर भाई मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 45, है ना। बाकी बीच में अगर कोई डाउट रह जाए ना आपके, तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप करें, हम आपको डाउट बिल्कुल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपको बोल रहा है निम्न में से किस यौगिक में विस्थानीकरण संभव है। भाई विस्थानीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण संभव है, और इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण संभव है इसका मतलब ये है कि भाई किसमें अनुनाद संभव है, ये मतलब है इसका। तो भाई अनुनाद किसमें संभव है, तो जहाँ संयुग्मन होगा। भाई पहले वाले में संयुग्मन नहीं है, इस ऑप्शन में संयुग्मन नहीं है, अनुनाद नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं होगा। सेकंड में भी संयुग्मन नहीं है, अनुनाद नहीं हो सकता। थर्ड वाले में देखो जरा ध्यान से, भाई इसमें संयुग्मन है, इसमें अनुनाद होगा, ठीक है। फोर्थ वाले में भी संयुग्मन नहीं है, तो इसी में अनुनाद होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है ना। आपको बोल रखा है विलायक अवस्था में क्षारीयता का क्रम, याद करो 21 23 23 10। R बराबर CH3 हो तो 21 23, यानी 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री, ये क्रम था। यानी कि
जैसे यहाँ CH3 दे रखा है तो ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। इसके बाद में अपने पास ये वाला कंपाउंड आ जाएगा N, और ये CH3 और ये CH3। फिर अपने पास जो है वो ये वाला कंपाउंड आ जाएगा 1 डिग्री CH3NH2, और फिर सबसे कम क्षारीय हो जाएगा ये वाला N, और ये CH3 और ये CH3, और फिर सबसे कम हो जाएगा अमोनिया। तो ये अपने पास क्रम आ जाएगा। और ये वाला क्रम कहाँ फॉलो हो रहा है भाई, आप देखो ज़रा सेकंड ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। इसमें अमोनिया नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो ये तीनों तो दे रखे हैं ना, तो ये वाला क्रम आएगा क्षारीयता का, हमने देख लिया है, ठीक है। फिर भाई इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 के बाद में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, ठीक है। देखो 49 आपको बोल रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा स्थायित्व है, सर्वाधिक स्थायी है। तो भाई जिसमें सबसे ज़्यादा अनुनाद होगा वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो मेरे को बस केवल क्या करना है, अनुनाद चेक करना है। ये पहला ऑप्शन, ये आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ये आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अनुनाद सबसे ज़्यादा किस में है भाई, देखो ज़रा, ये रिंग तो सब में कॉमन है ना, रिंग सब में कॉमन है। फिर देखो इसमें डबल सिंगल और ये फ्री रेडिकल, जबकि इसमें डबल सिंगल फ्री रेडिकल, इसमें इतना अनुनाद है, इसमें भी इतना कम अनुनाद है, इसमें तो रिंग भी नहीं है, सबसे लॉन्गर रेजोनेंस इसमें है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53 इसकी बात कर लेते हैं, देखना ज़रा। क्वेश्चन नंबर है 53, आपको बोल रहा है अम्लीयता का सही क्रम है ना। 53 में एसिडिक नेचर का सही क्रम, एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछ रहा है। ये OH, कोई बात नहीं भाई, हम तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आएगी केवल क्या करेंगे, संयुग्मी बनाएंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। मैं सबका संयुग्मी बना लेता हूँ, आप एक एक करके भी संयुग्मी बना सकते हो, बाकी हमें तो समझना है, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब इनमें से चेक करते हैं कौन सा संयुग्मी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आप देखना ज़रा, C वाला बेंजीन के साथ अनुनाद में है, सबसे ज़्यादा स्थायी C। फिर यहाँ पर जो है वो +I प्रभाव लग रहा है भाई, इनका +I लग रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर +I क्या है, कम है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा A, और सबसे कम स्थायी कौन सा हो जाएगा B। तो अपने पास ये ऑर्डर आया संयुग्मी के स्थायित्व का, तो यही क्रम आएगा किसका, क्षारीय अम्लीय सामर्थ्य का, ठीक है। फिर मैं ले रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर है अपना 64। देखे भैया क्वेश्चन नंबर 64, एक कंपाउंड दिया है और इसमें कार्बन का संकरण पूछा है, स्टेरिक फैक्टर निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर चेक कर लो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये जो है नेगेटिव चार्ज को भी हम लोन पेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो टोटल 4 आया, संकरण आना चाहिए sp3। लेकिन भाई एक चीज़ ध्यान में रखो, वो लोन पेयर या वो नेगेटिव चार्ज जो अनुनाद में भाग लेता है उसको स्टेरिक फैक्टर में काउंट नहीं करते हैं। तो भाई ये वाला जो है, क्योंकि क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित है, रिक्त डी कक्षक उपस्थित है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जा रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, संकरण होगा कौन सा, sp2। क्लियर है। फिर भाई इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 79। देखें क्वेश्चन नंबर है 79, आपको बोल रहा है एसिड एल्डिहाइड के चलावयवी में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या। तो पहले तो एसिड एल्डिहाइड बनाओ, ये होता है भैया एसिड एल्डिहाइड, और इसका चलावयवी बनाओ। तो भाई इसका चलावयवी CH2 और ये H, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो इसका चलावयवी आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये OH और ये H। ये एसिड एल्डिहाइड का क्या हो गया, चलावयवी। और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, तो अब तो आप कर ही सकते हो आसानी से, तो चेक कर लेंगे भाई। देखो ज़रा, H सिग्मा 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 और एक सिग्मा, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक क्या हो गया भाई, पाई बॉन्ड हो गया। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। क्लियर है। तो भाई ये हो गया अपना 79। अब आते हैं स्टेज थर्ड, ठीक है ना। स्टेज थर्ड
स्टेज थर्ड, भाई देखो स्टेज थर्ड जो है इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। आपको जो है वो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, के बढ़ते आबंध लंबाई का सही क्रम क्या होगा ये पूछा है कि कौन सा वाला सबसे बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ जो है वो आपको डायरेक्टली याद ही रखनी पड़ेगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे लेंथी होता है, सबसे बड़ा होता है, फिर कार्बन ऑक्सीजन आता है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें से सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये था भाई क्वेश्चन नंबर अपना 6, ठीक है, स्टेज थर्ड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फिर आते हैं भाई अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपाउंड दे रखा है आपको, ये बोल रहा है कि ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है ऐसा जो एरोमेटिक है। 6 p ऑर्बिटल, भाई जो p ऑर्बिटल दे रखे हैं ये आपको ऐसे ऑर्बिटल चेक करने हैं जिनमें अनुनाद हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल आपको वैसे ही इसमें जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो बिल्कुल वो ही आपको चेक करना है। 6 p ऑर्बिटल है इसमें, है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोल दो या 6 p ऑर्बिटल बोल दो, ठीक है ना, वो एरोमेटिसिटी की ही कंडीशन है। फिर 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल भाई इसमें टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में आपको पूछ रहा है। तो भाई इस तरीके से इसमें जो है वो, क्योंकि ये सारा के सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, रिंग है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एरोमेटिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है कि निम्न चलावेवी यौगिकों में स्थायित्व का क्रम, ये 3 कंपाउंड आपको दिए हैं और इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में मेरे को अरेंज करना है, ठीक है। पहला भाई स्टेबिलिटी चेक करनी है ना, तो आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करें, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वहाँ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली इसके पास कितने मानेंगे, 3 मानेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, ठीक है ना। हाँ, इसको भी अल्फा मान सकते हो लेकिन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए। फिर जो है वो इसको चेक करो, इसके पास अल्फा कितने, अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में चेक करूँ तो फर्स्ट और थर्ड में तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, थर्ड वाला फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल है, क्लियर है बात। फिर सेकंड और फर्स्ट को चेक करना है, सेकंड और फर्स्ट को चेक करना है। भाई देखो ज़रा, ये वाला जो है वो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, और ये वाला इनॉल फॉर्म है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कीटो और इनॉल में से जनरली कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इन दोनों में से ये वाला बंध जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ज़्यादा मजबूत होता है। इसमें देखो ज़रा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड आ जाएगा, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट। ये अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19, इसको मिटा देते हैं भाई पहले। देखें, बोल रहा है एरिल एमीन। एरिल एमीन का मतलब बेसिकली एरोमेटिक एमीन से होता है, यानी एनिलीन आप इसको मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्षारकता के लिए सही कथन है, ठीक है। एरिल एमीन सामान्यतः एल्किल एमीन से ज़्यादा क्षारी होती है ना, ये गलत है भाई। एल्किल एमीन ये होती है, एल्किल एमीन, जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री। यहाँ का लोन पेयर तो अनुनाद में जा रहा है, यहाँ का लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाता है, तो अनुनाद वाला तो कम क्षारी हो गया, अनुनाद में चला गया लोन पेयर, तो लोन पेयर देने की क्षमता कम हो जाएगी, तो ये गलत है। दूसरा, एरिल समूह के कारण एरिल एमीन सामान्यतः एल्किल एमीन से ज़्यादा, ना इन दोनों में से बात करें ना, एल्किल एमीन ज़्यादा क्षारीय होती है। तीसरा, एरिल एमीन सामान्यतः एल्किल एमीन से ज़्यादा, वापस से वही बात आ गई, गलत है। चौथा, एरिल एमीन सामान्यतः एल्किल एमीन से कम क्षारीय है, बिल्कुल भाई चौथा, एक ही ऑप्शन बचा है तो चौथा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, सभी परमाणु समतलीय है, ठीक है ना, किया है अपन ने क्वेश्चन। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इसी के जैसा है।
तो यहाँ आपको जो है वो समतलीय देखना है, जहाँ पर सारे परमाणु sp2 संक्रित है ना, सारे परमाणु sp2 संक्रित है, वो समतलीय होगा, पूरा मॉलिक्यूल समतलीय होगा। और सारे परमाणु sp2 संक्रित किसमें, एक में ही है, जो चौथा है इसमें सारे के सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है। देख लो जरा चौथे ऑप्शन में जो ये दे रखा है ना, इसमें सारे के सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, और सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब सारे के सारे जो है वो sp2 संक्रित है। तो भाई ये वाला समतलीय होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 चेक करते हैं। निम्न में से कौन सा अणु अनुनादिक रूप से न्यूनतम स्थिर है, ये चेक करना है। भाई किसमें अनुनाद से न्यूनतम स्थिर है, तो देखो जरा, पहला एरोमेटिक है बेंजीन, दूसरा फ्यूरेन एरोमेटिक है, तीसरा पिरिडीन एरोमेटिक है, चौथा वाला एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक नहीं है तो एरोमेटिक तो ज़्यादा स्टेबल है, चौथा वाला नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अपन बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 स्टेज थर्ड, वह यौगिक जिसको प्रोटोनित करना सर्वाधिक कठिन है। भाई देखो जरा, प्रोटोनित करने का मतलब क्या है, जैसे मतलब प्रोटोन जोड़ना है, यानी इसमें आपको मान लो प्रोटोन जोड़ना है, तो प्रोटोन जुड़ेगा, जितनी जल्दी प्रोटोन जुड़ेगा उतनी आसानी से प्रोटोनित होगा। ये वाला जो है प्रोटोन जोड़ना, इसको प्रोटोन जोड़ना बोल दो या लोन पेयर देना बोल दो, जितनी जल्दी लोन पेयर देगा उतनी जल्दी प्रोटोन ग्रहण करेगा, उतनी जल्दी प्रोटोनित होगा। तो बस आपको ये चेक करना कौन सा जल्दी लोन पेयर देगा, कौन सा धीरे लोन पेयर देगा। एक तरीके से क्षारीय सामर्थ्य चेक करते हैं, यानी सबसे कठिन है ये पूछा है ना, तो किसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम है ये पूछा है। ठीक है, तो देखना जरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा PHOH, भाई इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है, तीसरा वाला HOH, ऑक्सीजन का लोन पेयर कहीं भी नहीं जा रहा, चौथा वाला CH3OH, इसका लोन पेयर भी कहीं भी नहीं जा रहा है, दूसरे वाले में ऑक्सीजन अनुनाद में जा रहा है, इसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम है, इसको प्रोटोनिकृत करना सबसे कठिन होगा। क्लियर है बात। तो भाई ये हो गया अपने पास 30। फिर आप आए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 42 ऐसा ही है। 42 आपको ये बोल रहा है भाई NH ये कंपाउंड दिया है भाई, है ना, ये वाला D, ये E, ये वाला A, ये B, ये C। प्रोटोनीकरण के लिए अनुकूल स्थल है। भाई कहाँ पर प्रोटोनीकरण आसानी से हो सकता है, प्रोटोनीकरण का मतलब कौन सा वाला लोन पेयर आसानी से दे सकता है। भाई देखना, ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और ये भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, मैंने बताया हुआ है डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी अनुनाद में नहीं जाता है, जैसा पिरिडीन में होता है। इसका लोन पेयर जो है वो अनुनाद में जा रहा है, इसका भी लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है, इसका मतलब E और A, यहाँ पर तो प्रोटोनीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है। तो कहाँ होगा प्रोटोनीकरण? B में हो सकता है, C में हो सकता है, D में हो सकता है। यहाँ प्रोटोनीकरण हो सकता है। क्यों? इनके बाद लोन पेयर एनी टाइम अवेलेबल है, अनुनाद में नहीं जा रहा है, प्रोटोन को आसानी से लोन पेयर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो B, C और D ये अनुकूल स्थल है। फिर भाई हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट क्वेश्चन। आपको चेक करना है कि भाई निम्नलिखित एल्कोक्साइडो, एल्कोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज के लिए स्थायित्व का क्रम। पहले वाला आपको ये दे रखा है भाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ये NO2 जुड़ा है। एक आपको ये दे रखा है भाई NO2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव, एक आपको ये दे रखा है भाई ये NO2। भाई नेगेटिव चार्ज में जितना ज़्यादा अनुनाद होगा ना, हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये NO2 को ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज में अनुनाद है ही नहीं अनुनाद, सबसे कम स्थायी हो जाएगा। डबल सिंगल नेगेटिव अनुनाद है। यहाँ देखो डबल सिंगल और ये नेगेटिव, इसमें अनुनाद सबसे ज़्यादा है। तीसरे वाले में अनुनाद सबसे ज़्यादा है, दूसरे वाले में कम है, पहले वाले में अनुनाद नहीं है। तो ये क्रम आ जाएगा किसका? स्थायित्व का। क्लियर है। तो भाई ये था हमारा मॉड्यूल। ज़्यादातर हमने यूँ समझो कि 80 से 90% मॉड्यूल क्लास में डिस्कस कर लिया है, और बीच में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में भी करवा दिए हैं मॉड्यूल के। ठीक है, और अब भी आपको जैसे बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्किप करवाए, जो सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन थे वो मैंने छुटवा दिए। फिर भी कोई डाउट रह जाए किसी भी क्वेश्चन में, आप बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप करें, आपका डाउट सॉल्व
बिल्कुल CLC आपका डाउट सॉल्व करेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से नेक्स्ट क्लास से हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं आपका माइनर अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।